हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का 536। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। और जहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला होगा मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, बट जहाँ नहीं बताने वाला है मैं वहाँ से एकदम ही उस पोर्शन को डिलीट ही कर दूंगा। तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी आँख को बंद करता है और याद करता है 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स को। और जूफेन इस टाइम पर याद करने की कोशिश कर रहा था कि येलिंग के अंदर कौन सा सीक्रेट बीस्ट है। और फिर जूफेन कहता है हाँ, जो वो छोटी सी फ्लेम थी वो प्राइमल केओस की हेवन रिफाइनिंग गोल्डन डिसेंडिंग फ्लेम थी। और इस टाइम पर जूफेन के एक्सप्रेशन हैवी हो चुके थे। जूफेन को भी चिंता हो रही थी। और फिर जूफेन कहता है लेजेंड्स के अनुसार जो प्राइमल केओस है वो स्प्लिट होती है यिन और यांग में, जो कि क्रिएट करती है वर्ल्ड को। और हर एक चीज एग्जिस्ट करती है दो वर्जन में, यिंग और यांग। और जो वोल्टिंग कुन पेंग था उसने जूफेन को दी थी सॉफ्ट यिन फ्लेम, जिसे कि अजूरे फ्लेम भी कहते हैं। और जो डिसेंडिंग गोल्डन फ्लेम है वो स्ट्रांग होती है इस फ्लेम से। और जो उसकी फ्लेम है वो यांग फ्लेम है, जो कि जूफेन की फ्लेम से भी स्ट्रांग है। और जब किसी सोल के साथ इथेरियल स्टेज पर पहुंचने की बात आती है तो उसके लिए सबसे अच्छी एक सॉफ्ट फ्लेम होती है। और इसके लिए जो अजूरे फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो स्ट्रांग फ्लेम बेटर है जब बात आती है डिस्ट्रक्शन और फाइटिंग पे। और जैसे जैसे जब ये दोनों फ्लेम्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो उनके हर कदम में लाइफ और डेथ शामिल होती हैं। और भले ही जूफेन और येलिंग दोनों ही इनहेरिटर हैं सेक्रेट बीस्ट के, और इनमें जो एक है वो फोकस करता है कल्टीवेशन पे और जो दूसरा है वो फोकस करता है सिर्फ फोर्स पे, ब्रूटल फोर्स पे। और अगर जूफेन अपने कल्टीवेशन पे अकेले फोकस करता है तो फिर जूफेन येलिंग को बस 5 सालों में पकड़ लेगा। पर वो अभी इस कंपटीशन में है और वो इस टाइम डिसएडवांटेज में है उसकी कल्टीवेशन की वजह से। और जो जूफेन की जेंटल अजूरे फ्लेम है उसके कोई भी चांसेस नहीं है कि वो खड़ी हो सके ऑलमाइटी गोल्डन फ्लेम के सामने। ये सभी प्राइमल केओस के पार्ट हैं। और ये एकदम वैसे ही है जैसे कि एक स्वॉर्ड फाइट करती है पेन से, और पेन का स्वॉर्ड को हराना एकदम ही इम्पॉसिबल है। मतलब अजूरे फ्लेम उस गोल्डन फ्लेम को नहीं हरा सकती, बिल्कुल ही नहीं, एकदम इम्पॉसिबल है। पर किस्मत से जो जूफेन था वो पूरी तरह से निराश नहीं था। भले ही जूफेन की जो अजूरे फ्लेम थी वो उससे नहीं लड़ सकती थी, पर जो पर्पल लाइटनिंग थी वो इसकी भरपाई कर सकती है और वो उस गोल्डन फ्लेम का सामना कर सकती है। और जब येलिंग जूफेन की तरफ देखता है तो वो पाता है कि जो जूफेन के अंदर पावर है वो अनस्टेबल है और पर्पल लाइटनिंग को ज्यादा आगे ना ले जाने के कारण, मतलब कह सकते हो कि जूफेन ने इसे ज्यादा अपग्रेड नहीं किया था, तो जो इसकी पावर थी तुम कह सकते हो अजूरे फ्लेम से भी कम है। और फिर जूफेन अपने मन में रोते हुए कहता है मेरे पास 9 सेनेटरी सीक्रेट रिकॉर्ड्स हैं जो कि अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट सीक्रेट है, पर तब भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। और इस बार जूफेन लड़ेगा एक ट्रू एक्सपर्ट से, पर जूफेन के पास जितने भी वेपन्स हैं वो सभी उसके सामने कम हैं। और फिर जूफेन कहता है अगर अब मैं हार गया तो मुझे पिट्स ऑफ डिस्पायर में फेंक दिया जाएगा। और फिर जूफेन अपना सर हिलाता है और उसे इस टाइम पर रोने का मन कर रहा था, पर तब भी उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। और फिर वो थोड़ा सा टाइम लेता है और अपने आप को शांत करता है और एनालाइज करता है अपने चांसेस को। और उस टाइम पर जूफेन अपने आप को बहुत ज्यादा स्मॉल समझ रहा था। और येलिंग ने जैसे उस 4th लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को जिस तरह से पल्वराइज किया तो उसको देखने से ऐसा लगता है कि येलिंग ने उस गोल्डन फ्लेम को एक परफेक्ट लेवल पर ले जा चुका है। और सीक्रेट डोमेन में जो ड्रैगन है उसने जरूर ही इसे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आर्ट्स दी होंगी और ये फाइट जूफेन के लिए भी डेंजर हो सकती है। और अब मैं यहाँ पर एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा, तो फिर जो सारी फाइट्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाती है तीनों सुपीरियर 3 सेक्ट की। और जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया है, हीलियम फ्लेम सेकंड नंबर पर, और जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट था वो 3rd नंबर पर आया है। और मैं थोड़ा सा फाइट के बारे में बता देता हूँ कि बीच में क्या हुआ था। तो जब ये लिंक की फाइट खत्म होती है तो फिर जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के डिसिपल्स और भी होते हैं वो लोग भी हार मान लेते हैं, क्योंकि जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट था उनके जो सारे डिसिपल्स थे वो इथेरियल स्टेज के 4th लेयर पर थे, तो इसीलिए जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट होता है वो हार मान लेता है। और फिर उसके बाद हीलियम फ्लेम और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की फाइट होती है। इनमें जो सबसे पहली फाइट होती है वो होती है वो किंग क्यू और जेनमू की। तो इनमें जो जेनमू होता है वो भी हार मान लेता है, मतलब ऐसे नहीं हार मानता है जैसे कि जाओ डेंजो ने मानी थी। जो जेनमू था वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ता है, पर तब भी उसे आखिरी में ऐसा लगता है कि वो किंग क्यू से नहीं जीत पाएगा। और वो किंग क्यू सही में वेस्टर्न लैंड का बेस्ट एक्सपर्ट खिलाने के लायक था। बट जो जेनमू होता है वो कहता है पर उन दोनों मॉन्स्टर को छोड़ के वो दोनों भी एक फ्रीक से कम नहीं है। और फिर जो हीलियम फ्लेम के और भी डिसिपल्स होते हैं वो आपस में फाइट लड़ते हैं और एक दूसरे को हराते हैं। और लास्ट में जो कंक्लूजन आता है
वो ये था जो सुपीरियर 3 सेक्ट की फर्स्ट पोजीशन थी वो थी अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की, दूसरे नंबर पर हीलियम फ्लेम और तीसरे नंबर पर यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट। और अब जो सुपीरियर 3 सेक्ट की फाइट थी वो आज कंप्लीट हो चुकी थी और अब जो सुपीरियर 3 सेक्ट की फाइट होगी वो आज से 3 दिन बाद होगी और आज की फाइट जितनी भी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और जू फैन ऊपर से देख रहा था जेलिंग को और जेलिंग को भी महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। तो जेलिंग ऊपर की तरफ देखता है और कुछ कहता है स्माइल करते हुए। जेलिंग कहता है अब 3 दिन के बाद मिलेंगे और फिर वो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की टीम को फॉलो करते हुए वहां से चला जाता है। और फिर तभी जू फैन एक लंबी सांस लेता है और कहता है डीमन स्कीमिंग सेक्ट इस रैंक पे पहुंच आया है, ये भी इनके लिए बहुत है और अब चैलेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और हमें ये लिंक के बारे में बताया जाता है वो भी एक फ्रीक से कम नहीं है, उसके पास सेक्रेट बीस्ट डेसिमेटेड ड्रैगन एंसेस्टर की इनहेरिटेंस है और ये लिंक की जो अल्केमी और एरेस है वो भी जू फैन से बिल्कुल भी कम नहीं है। और इस टाइम पर जू फैन भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो उससे जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा और इस टाइम पर जू फैन के लिए बेस्ट चॉइस ये थी कि वो उससे फाइट ना लड़े। और फिर तभी किसी रीजन की वजह से जो उसके अंदर की तरफ जो सेक्रेट बीस्ट होता है वो चिल्लाता है और उसका हाइट इस समय ये चाह रहा था कि जू फैन उससे फाइट लड़े। तो फिर अब जू फैन भी उससे फाइट लड़ेगा और फिर तभी जो जू फैन की आंखें होती हैं वो फाइटिंग स्पिरिट के साथ जलने लगती हैं और अब जू फैन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और उसका खून इस समय उबल रहा था और ये बिल्कुल वैसा था जैसे कि दो बीस्ट एक दूसरे से मिलते हैं और वो मिलने से ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और फिर वहाँ पर कोई आता है और कहता है क्या ब्रदर जू फैन डर रहे हैं? और जब जू फैन उस वॉइस को सुनता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो और कोई नहीं वेन टाओ होता है। और फिर जू फैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हें कहाँ से डरा हुआ लग रहा हूँ। और फिर जो वेन टाओ होता है वो हंसते हुए कहता है सॉरी बट मैंने जब आपको देखा तो आप कांप रहे थे और मैंने सोचा कि आप शायद उस अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के मॉन्स्टर से डर रहे हैं और अब मुझे देखने से ऐसा लग रहा है जो ब्रदर जू फैन है वो डर नहीं रहे हैं, उन्हें तो और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और फिर वो दोबारा से हंसते हुए कहता है ये आउटकम से बहुत ज्यादा ही अच्छा है, जस्ट रियल एक्सपर्ट के अगेंस्ट में जाते रहो और इससे एक बात को समझने में आसानी होती है। और अगर हम लोग डरने से ही अगर फाइटिंग करना रोक देते हैं तो ये कितने शर्म की बात होगी। और फिर तभी जो जू फैन होता है उसे देखने लगता है और उससे कहता है तुम मिडिल 3 सेक्ट के हेड हो। और फिर जो वेन टाओ होता है वो कहता है तुम्हें पहले से ही पता है मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। मतलब जो वेन टाओ है वो सुपीरियर 3 सेक्ट से फाइट करना चाहता है और जब ये लोग जू फैन से फाइट कर रहे थे तो इनकी सोल सीरियसली इंजर्ड हो चुकी थी और अगर इनके पास कोई अच्छी सी पिल होती तब भी इन्हें आधा साल लग जाएगा रिकवर होने के लिए। पर तब भी जो वेन टाओ है वो लड़ना चाहता था सुपीरियर 3 सेक्ट से और जू फैन भी जानता था कि ये सुपीरियर 3 सेक्ट से फाइट लड़ना चाहता है पर इन्होंने अपना सब कुछ ही मिडिल 3 सेक्ट में ही लगा दिया था और उसकी वजह से बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे और इनके पास अब कुछ भी नहीं है कि ये लोग फाइट लड़ सके सुपीरियर 3 सेक्ट से। और उनकी ग्रेट पावर को देखकर ये सुपीरियर 3 सेक्ट को चैलेंज करना चाहता है पर इन्हें भी पता था कि इन्हें इस फाइट को छोड़ना पड़ेगा और ये सुपीरियर 3 सेक्ट से नहीं लड़ पाएंगे। और वो कहते हैं हम लोग अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग उनसे लड़ सकें। और फिर जो वेन टाओ होता है वहां से चला जाता है और फिर जब वेन टाओ चला जाता है तो उसके जाने के बाद वहां पर डेंकिंगसन आता है और इस टाइम पर डेंकिंगसन बहुत ज्यादा सीरियस था और उसे देखकर जू फैन का जो दिल था वो फ्रीज हो चुका था और उसके शरीर से पसीना बहने लगा था। और फिर जू फैन कहता है आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है और उसने ढूंढ लिया ये हो नहीं सकता क्योंकि जो सीक्रेट वेपन है वो मेरे पास है और जरूर ही ये यहाँ पर सीक्रेट वेपन के लिए नहीं आया होगा। और इस टाइम पर डेंकिंगसन जू फैन को एक चिकन की तरह मार सकता था। और फिर जो जू फैन होता है वो अपने आप को ठीक करता है और डेंकिंगसन से पूछता है सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर दोबारा क्या कर रहे हो और आपने मुझे इस टाइम कैप्चर क्यों किया है और आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, क्या मैंने आपको ऑफेंड किया है। और फिर जो डेंकिंगसन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है नहीं उन दोनों ओल्ड कूट्स ने उस रियाल्म को सील कर दिया है। और जब जू फैन ये सुनता है तो उसे भी थोड़ी सी राहत मिलती है। और फिर जू फैन दोबारा से कहता है सीनियर क्या हुआ है और कौन सा रियाल्म सील हो चुका है। फिर डेंकिंगसन कहता है वही सीक्रेट माइन वाला रियाल्म।